2023 के विधानसभा चुनाव पिछले चुनावों की तरह नहीं देखे जाने चाहिए। 2018 के या उससे पहले 2013 के, इनको थोड़ा सा अलग देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हमने अपने शो का नाम दिया कि ये भीषण है ये रण। उसका कारण ये मैं समझता हूँ या मुझे लगता है कि इन चुनावों का परिणाम जो भी होगा उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में ज़रूर दिखेगा। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जो मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं, मेरे ख्याल में मानव जीवन से जुड़ा हुआ शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर मुद्दा ना बना हो इस इशू में। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुत्व, हमास, सब तरह के विषय इसमें डिस्कस हुए हैं। इन्हीं में से कुछ विषय निकल के जाके 24 के लिए एक थीम सेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इन चुनावों को बड़े अलग तरीके से देखना चाहिए। और अब 2 राज्यों के चुनाव पूरी तरीके से हो चुके हैं, राजस्थान, तेलंगाना के बाकी हैं, तो लगभग आधा मामला निपट गया है। और दोनों ही पार्टियां, एक तरीके से बाइनरी चुनाव है हर राज्य में। आप तेलंगाना में भी देखिए तो वहाँ पे भी कांग्रेस और टीआरएस, बीआरएस जिसको आप कहते हैं, वो भी एक बाइनरी चुनाव हुए। बीजेपी वहाँ पे 3rd नंबर की पार्टी आप कह सकते हैं जो लड़ रही है। बाकी राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस फ्रंट पे है। तो इन बाइनरी चुनाव में ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक क्लियर मैंडेट की परंपरा पिछले कुछ समय से रही, और वो ऐसा इस बार भी आते हुए लगती है। जहां कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी रिवाइवल की बात होगी, इंडिया अलायंस में अपनी दमदारी और मजबूती से रखने की बात होगी, वहीं बीजेपी के लिए ये नैरेटिव सेट करने का एजेंडा होगा कि उनकी पॉलिसीज़ पे मुहर लग रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव, जैसा लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि 18 में क्या हुआ था, सब हार गए थे फिर लोकसभा जीत गए, या 13 में उससे पहले जीते फिर 14 में लोकसभा भी जीत गए। तो दोनों तरीके के आपको एंटीथीसिस भी मिलती हैं। तो इन चुनावों में किसकी नैया पार लगेगी और फिर 24 के लिए मिजाज क्या होगा, ये हम समझने की आज कोशिश करेंगे। और एक अच्छी बात हुई जिसके लिए लोगों को वहाँ के धन्यवाद है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान किया। थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाया, लेकिन बढ़ा है मतदान। ये एक अच्छी परंपरा है कि मतदान करना चाहिए, आपका जो मन हो जिसके पक्ष में हो, लेकिन करिए। मतदान न करना या नोटा दबा देना, मैं निजी तौर पे इसके खिलाफ हूँ। आप वोट करिए, किसको करिए, वो आपकी चॉइस हो सकती है। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान, मैं आपको परिचय करा देता हूँ। सतीश जी है हमारे साथ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, परिचय के कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, राजेश बादल जी। पहली बार हमारे चैनल में आ रहे हैं, उनका विशेष स्वागत है। अमिताभ तिवारी जी और कार्तिकेय बत्रा दोनों नंबरों से खेलते हैं और उसके ज़रिए कुछ हमें बताने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, इन राज्यों में। तो वरिष्ठता क्रम में मैं पहले सतीश जी को ही ले लेता हूँ। सतीश जी, किसकी नैया पार लगेगी और क्या मिजाज बनेगा? जिस तरह से आपने प्रस्तावना दिया है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि इन चुनावों का असर पड़ेगा 24 पे। निर्भर करता है कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, उसका बहुत असर निश्चित रूप से होगा। मान लीजिए कि हर जगह कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो सतीश जी, आपका ऑडियो चला गया लग रहा है। वो बहुत हो सकता है अकेले तार ठोकने लगे। उसमें भी वो एक समीकरण बिगड़ सकता है, जो विपक्षी INDIA की बात है। दूसरी तरफ भाजपा अगर 1-2 भी जीत जाती है, तो फिर वो उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो 2024 का चुनाव है, ये विधानसभा के चुनावों में अगर एक तरफा लहर के नतीजे आते हैं, तब तो एक माहौल बनेगा जिसके फेवर में आए। लेकिन अमूमन मैं ऐसा समझता हूं कि 24 का जो नतीजा है, वो इन विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, उस पर निर्भर करेगा। ये हमको समझ में आती है बात। अब ये कास्ट सेंसस का मुद्दा चल रहा है, कितना चला इन चुनाव में वो देखना होगा। और इसके बाद ये हम मान लें कि कांग्रेस भाजपा चुप बैठेगी कास्ट के मुद्दे पर भी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं सुन भी रहा हूं सत्ता के गलियारों में कि विधानसभा चुनाव के ठीक बाद
भाजपा की सरकार जो है कुछ न कुछ एक नए स्कीम, नए फार्मूला, जिसमें वो सेंसस भी हो, जिसमें कुछ सब कास्ट की भी गिनती हो जाए, रोहिणी कमीशन वाला हो जाए, वो एक मुद्दा बनेगा। चुनाव के नतीजे जो भी 5 विधानसभा के आते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि दिसंबर के बाद, दिसंबर से ही पूरा देश राममय बनाने का प्रयास होगा। और चुनाव जो है, मेरा अनुमान ये है कि थोड़ा जल्दी होगा। भले हम लोग तो मानते थे कि कब चुनाव हो जाए, इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता था कि हो सकता है सितंबर से ही बात चल रही है कि कब चुनाव हो जाए। लेकिन फिर भी जो मई में चुनाव पिछली बार से था, वो थोड़ा अर्ली होगा, ऐसा मेरा मानना है। तीसरी बात ये है कि आपने 2018 का जिक्र किया है कि नहीं। एक मैं अपनी तरफ से बात कहना चाहता हूं कि जो विधानसभा का, प्रदेशों का जो चुनाव है, मेरे ख्याल से अब थोड़ा डिलिंक होता जा रहा है केंद्र के चुनाव से। ये हमको देखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 राज्यों में जीत गए, एकदम से जीत गए, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो निश्चित नहीं है कि जो केंद्र का जो चुनाव होगा वो पैटर्न इसमें दोहराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी खुलना बाकी है, क्योंकि अगर INDIA की लहर रहती, जैसा हमने 1977 के चुनाव में देखा, जैसा कि हमने 89 के चुनाव में भी देखा, एक लहर थी, उसी प्रकार से आगे की भी एक चुनाव में देखा कि इस प्रकार की लहर बन गई जो सत्ता विरोधी लहर थी। जब सत्ता विरोधी लहर इस देश में है, केंद्र की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इसलिए अभी मैं नहीं मानता हूं कि अभी से अपना नेकआउट करके कह देना चाहिए कि ये विधानसभा के चुनावों के जो नतीजे आते हैं उससे 2024 डिसाइड हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, मान लीजिए कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, तब एक स्थिति है जो कि मुझे नहीं लगता है कि सुपड़ा साफ होगा। तो इसलिए चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव, जो मैंने कारण गिनाए, मेरे ख्याल से इसकी जो उल्टी गिनती है, नतीजों की उल्टी गिनती 24 की है, वो हमको लगता है विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद शुरू होगा, ऐसा मेरा मानना। सतीश जी, इसीलिए मैंने दोनों उदाहरण रख दिए थे 13 वाला भी और 18 वाला भी, कि ये धारणा गलत है कि एक पार्टी जीत गई तो अगले चुनाव में उसका कुछ नहीं होने वाला, या नहीं जीती तो उसका बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले दोनों उदाहरण दिए थे। आपने कहा कि ये ऐसा होने नहीं वाला है। आपको क्या लगता है ये 3 जो अभी राज्य हो रहे हैं, हिंदी पट्टी की मैं खासतौर बात करूँ, तेलंगाना, मिजोरम में छोड़ देता हूँ, क्या होने वाला है इसमें? कुछ अंदाजा मोटा मोटा समझ में आ रहा है क्या? देखिए, मैं भाजपा के संगठन शक्ति, और मैं कहता हूं कि जो हिडन हिंदुत्व है, ये ताकत बहुत बड़ी है। तो एकदम से तमाम मतलब आक्रोश होने के बावजूद, बीजेपी के खिलाफ लहर होने के बावजूद भी अगर वो है, तो ये एकदम 5-0 हो जाएगा भाजपा के अगेंस्ट, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक प्रदेश, या फिर अगर मान लीजिए, मेरा मानना है कि अगर BRS मान लीजिए कि वो तेलंगाना में जीत जाती है, तो मैं उसको एक बीजेपी का एक्सटेंडेड पार्ट ही मानता हूँ। और मिजोरम, हम सब जानते हैं कि वहां नतीजे जो भी आए, सरकार उसी की बनेगी जो केंद्र चाहेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक तरफा कुछ होने जा रहा है। जो भी होगा, फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो भी होगा, भाजपा इसको भुनाएगी कि देखो जी, इतने ज्यादा हंगामे के साथ इन्होंने गदर काट करके जो है अपना जीत घोषित कर दी थी, और वो नहीं हुआ। और कांग्रेस जरूर निश्चित रूप से वो बहुत बुलंद हौसले के साथ एक पूरे देश में ये मोदी विरोधी लहर की संज्ञा देगी, उसी के आधार पर होगा। लेकिन जो आपने पूछा उसका उत्तर तो मैंने दे ही दिया। मुझे लगता है मिक्स्ड रिजल्ट ही आएंगे। हो सकता है कि कांग्रेस के फेवर में ज्यादा स्टेट रहे इन 5 में से। मतलब आप 2-1 कह रहे हैं क्या, ऐसा टाइप का? मैं हिंदी वाली पूछ रहा हूँ। हिंदी की अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि 2-1 हो सकता है। 1-2, 2-1 इन फेवर ऑफ कांग्रेस मैं बोल रहा हूँ। हाँ, समझ गया मैं। अरे बहुत लोग 3-0, मैंने पहले शो का नाम भी सोचा था यही रखूँ क्या, 3-0 या 0-3 अब जिसको जो समझना अपने मन से समझते रहे मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। लेकिन हमने कहा नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाएगा स्टिंग का नाम, इसलिए हमने उसको बदल के भीषण रण कर दिया, वरना 3-0, 0-3।
बत्रा जी, क्या एनालाइज किया आपने, क्या समझ में आ रहा है आपके? 30032112 चारों रखने पड़ते हैं मेरे आपको, उसमें आपका शो का नाम बहुत लंबा हो जाता। आपका वो निर्भर करेगा आपका सवाल क्या है। अगर आपका सवाल है कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं तो मैं सतीश मेरा सवाल, मैंने एक बहुत, हमने आज बहुत सोच के एक सवाल सोच लिया, उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। इस समय किसकी नैया पार लगेगी और 24 का मिजाज क्या होगा? सिंपल है, अब सब कुछ इसमें आ गया। ये दो अलग सवाल है नीरज जी, इसीलिए मैं कह रहा था कि डिपेंड नहीं, करता तो है कि पहला सवाल स्टेट के लिए है और दूसरा सवाल 24 के लिए है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि उसके दो टुकड़ों में जवाब होंगे, क्योंकि दोनों का जो डिपेंडेंस है, सतीश सर ने हिंट किया, वो कम हो गया है पिछले कुछ समय में। बताइए कि जो रिजल्ट अभी आएगा और जो 24 में आएगा वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अभी की स्थिति में मैं अभी भी यही मानता हूं जो सतीश जी ने कहा कि हिंदी पट्टी, क्योंकि आपका जो ध्यान है उस पर केंद्रित है, तो मिजोरम तेलंगाना को अगर हटा देते हैं तो हिंदी पट्टी में 2-1 की स्थिति मुझे भी लगती है कांग्रेस के फेवर में, पहली बात। अब ये हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद जो नया सवाल है वो दूसरा वाला है कि 24 में इसका क्या इंप्लीकेशन होगा। देखिए, वोटर के नजरिए से शायद इतना हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि वोटर कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज जैसे कि सतीश जी ने कहा, ये चुनाव खत्म होने के बाद 24 के चुनाव की बिसात बिछाई जाएगी, कम से कम जो विपक्ष है उसकी तरफ से। बीजेपी का जो एजेंडा है वो स्टेट में भी लगभग वही है, सेंटर में भी तकरीबन वही है, तो उनके लिए वो कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन इंटरनली जो विपक्ष के डायनामिक्स हैं, जो कांग्रेस पार्टी के डायनामिक्स हैं, वो बदल सकते हैं इस राउंड के रिजल्ट के बाद। मसलन सबसे बड़ा चैलेंज होगा इन रिजल्ट के बाद जो इंडिया अलायंस को रीबूट करना। अभी जो ये हाइबरनेशन में चला गया है अलायंस, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी व्यस्त हो गई इन इलेक्शंस में, इस अलायंस को रीबूट करना, केमिस्ट्री को रीइस्टैब्लिश करना, क्योंकि इस दौरान कुछ मुद्दे भी आए हैं विद इन इंडिया गठबंधन, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कैसे इंपैक्ट होती है इन राउंड के इलेक्शंस के बाद। अगर वो बहुत अच्छा कर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं डबल एजेड शॉट भी हो सकता है कि उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या ये घातक साबित हो सकता है? शायद। अगर बहुत बुरा करते हैं तो क्या वो इतने सिकुड़ जाए कि इंडिया अलायंस में उनका महत्व कम हो जाए, उससे इंडिया अलायंस को नुकसान हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। कहीं अगर मध्य का रिजल्ट आए तो क्या वो सबसे मुफीद है? तो ये डायनामिक देखने जरूरी होंगे। लेकिन कांग्रेस के इंटरनली अगर आप कांग्रेस को 2-1 देते हैं ये वाला राउंड, उनके संगठन में जो ऊर्जा है वो जरूर बढ़ेगी। दूसरी बात, रिसोर्सेज, अगर आप 3 में से 2 राज्य कैप्चर, 2 आपके पास ऑलरेडी हैं, अगर आप वही स्टेटस को मेंटेन रखते हैं, नीचे नहीं जाते, तो उसका इंपैक्ट आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे भी होता है। तो ये भी एक अहम कड़ी है। कहने का मतलब है कि जो अभी इस राउंड के रिजल्ट है, वो चाहे 2-1 हो, 3-0 हो, 0-3 हो, मैं तो मानता हूं नीरज जी, तेलंगाना का एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है अगर कांग्रेस वहां अच्छा करती है तो। हाँ। क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस बहुत नीचे आ गई थी, और कांग्रेस जैसी पार्टी जो सत्ता के ग्लू पर निर्भर करती है, अगर वो तेलंगाना में वापसी करती है तो ये साइकोलॉजिकली कांग्रेस के लिए पूरे देश में एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। तो मुझे लगता है उसको हम ना दरकिनार करें। क्या तेलंगाना में कांग्रेस गेम पलटने की स्थिति में है? हो सकती है। अगर हमारे आप आखिरी आंकड़े देखें, हो सकती है। लेकिन जो सतीश जी ने कहा, जैसे बीजेपी की सांगठनिक शक्ति उत्तर में स्ट्रांग है, वैसे ही बीआरएस एक काफी स्ट्रांग पार्टी बन के उभरी है तेलंगाना में, तो वो चैलेंज देगी, ऑफ कोर्स देगी। मेरा ये कहने का मतलब है कि इन इलेक्शंस का जो इंपैक्ट है वो आपको बहुत ही नुआंस्ड तरीके से दिखेगा 24 में। लेकिन एक डायरेक्ट कोरिलेशन निकालना कि वोटर जो अभी वोट दे रहा है आपको जिन मुद्दों पे, क्या वो वोटर वही मुद्दों पर आपको 24 में वोट देगा, ये अब हम समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। 24 के मुद्दे, उसकी बिसात बिल्कुल अलग होगी और उसे एक अलग ढंग से लड़ा जाएगा। तो ये राउंड जब खत्म होगा, इसके कुछ इंप्लीकेशंस होंगे इंटरनल विपक्ष के लिए, लेकिन उसका एक्सट्रापोलेशन अभी करना शायद थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। जी अमिताभ जी, मूल प्रश्न तो वही है, इसमें एक उप प्रश्न जोड़ देता हूं मैं। दोनों लोग ये कह रहे हैं और इससे मैं सहमत भी हूं कि 2024 के लिए थोड़ी अलग बिसात बिछेगी, लेकिन उस बिसात के टुकड़े आपको यहाँ दिख रहे हैं।
मैंने कहा ना, यहाँ पे जाति जनगणना भी चल रही है, ओबीसी भी चल रहा है, राम मंदिर भी चल रहा है, हिंदुत्व भी इसी में से कुछ इशू निकल के वहाँ जाएंगे। तो ये कहना कि इन राज्यों में वो कुछ भी डिस्कस नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं। यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा वो प्लेटर इतना बड़ा बना दिया गया है कि वो उसी प्लेटर से 2-3 चीज़ें निकल के 24 के लिए एजेंडा सेट करेंगी। तो अब आप बताइए, पहला प्रश्न वही है मेरा कि नैया किसकी पार लगेगी और मिजाज क्या बनेगा, और उसमें उप प्रश्न ये कि इसमें से निकल के वहाँ क्या जाएगा। देखिए, अगर सिर्फ हिंदी हार्टलैंड की बात करेंगे तो आप तेलंगाना में जोड़ लीजिए, बत्रा जी ने डाल दिया तो अब उसको कैसे हटाएं, जोड़ लीजिए आप। तो अगर तेलंगाना भी जोड़ लेते हैं तो हाँ। आई थिंक अभी 2 राज्य, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों 50-50 बैटल है। और राजस्थान छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट क्लियर होता जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ भी क्लोज कॉन्टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे शायद बीजेपी जो है वो काफी लेट एक्टिव हुई, उसको रियलाइजेशन हुआ, ऐसा अभी जैसा ग्राउंड रिपोर्ट से उसके हिसाब से समझ आ रहा है। अब जैसा आपने कहा कि विधानसभा चुनाव जो ये हैं, क्योंकि ये इतने क्लोज होते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता ही है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किस पे होता है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है दोनों पार्टियां जो है, और जो एक थर्ड फ्रंट भी एक तरह से बीआरएस आप मान लें, तो उनके कैडर पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका होगा ही, नंबर 1। नंबर 2, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा जो न्यूट्रल और स्विंग वोटर है, यानी जो हार्डकोर आइडियोलॉजिकली अलाइंड वोटर नहीं है इंडिया ब्लॉक या एनडीए ब्लॉक का, उसको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि किसकी ताकत जो है वो ज्यादा है अभी के हिसाब से इस लोकसभा के चुनाव में जाते हुए। और जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, क्योंकि पिछली बार से माहौल अलग है। देखिए, हम लोग 3 राज्यों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि 3 राज्य में तो अलग हो गया, तो डीलिंक्ड है। डीलिंक्ड है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कई सारे राज्यों में तो सेम ही वोटिंग हुई, कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में इत्यादि। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी जो है एक स्टेट्स का एग्रीगेशन है। नेशनल लेवल का चुनाव है, लेकिन एक स्टेट्स का एग्रीगेशन है। स्टेट रिजल्ट्स का कंबाइंड इम्पैक्ट हमको लोकसभा के रिजल्ट में देखने को मिलता है। अब अगर यहां से कांग्रेस पार्टी की 3 आउट ऑफ 5 हो जाती है, जो अभी 2 आउट ऑफ 5 है, तो ऑफ कोर्स उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरे पे उसकी दावेदारी बढ़ेगी। जो पार्टी में एकला चलोरे वाला जो एक ग्रुप है, वो उसकी प्रोमिनेंस बढ़ेगी, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। और अगर पार्टी 2 या 1 राज्यों में सिमट के रह जाती है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी और वो अकोमोडेटिव होगी, दूसरों को लेकर भी साथ में हमको दिखेगा कि वो दूसरों को लेकर भी चलने के लिए ये हो रही है। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव का खेल है, और नैरेटिव सेट होगा रिजल्ट के ऊपर। अगर कांग्रेस पार्टी 3 राज्य जीत जाती है, जो अभी 2 राज्यों पर है, तो नैरेटिव क्या है? कांग्रेस की तरफ से नैरेटिव क्या आएगा? कास्ट सेंसस का जो प्रॉमिस है वो काम कर रही है, और आपका जो इकोनॉमी है वो एक पेन पॉइंट है। गरीब गुरबा जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहा है, जो भी उनके गारंटीज हैं, पोल प्रोमिसेस है, उसके ऊपर और फोकस बढ़ जाएगा कांग्रेस पार्टी का। और एक नैरेटिव चलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सक्सेसफुल रही, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक पटल पर लाने के मोदी जी के अगेंस्ट में। और अगर ये 2 या 1 राज्यों में रहती है, तो या फिर बीजेपी 1 की जगह 2 राज्यों में जीत जाती है, तो नैरेटिव क्या होगा? नैरेटिव होगा कि भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप रही, राहुल गांधी ने जो भी एक इमेज बनाने की कोशिश की वो नहीं चली, कास्ट सेंसस का मुद्दा बिल्कुल ही फ्लॉप रहा, और जो इकोनॉमी है वो पेन है, लेकिन जो स्कीम्स हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो लोगों को एक तरह से एक बाम की तरह काम कर रहे हैं, और मोदी जी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। तो अंसार जी, आप ये कह रहे हैं कि तेलंगाना और एमपी में 50-50 अभी कांटे की टक्कर है जी, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एज है। किसको एज है? नहीं, राजस्थान में ऑब्वियसली अगर हम सर्वेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई एग्जिट पोल और हाँ नहीं, एग्जिट मतलब मोटा माहौल के हिसाब से जाएंगे तो राजस्थान में रिवाज वैसे भी है, तो राजस्थान में नॉर्मली कांग्रेस को एज है, जो सर्वे भी बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में सॉरी राजस्थान में बीजेपी को एज है, क्योंकि वहाँ रिवाज है बदलने का, और कांग्रेस को एज हमें दिख रहा है
छत्तीसगढ़ में। और अगर हम तेलंगाना की भी बात करें तो सी वोटर जो पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस को बता रही थी, उसने लास्ट राउंड में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीआरएस को बताया है। तो वहां भी क्योंकि अगेन वही वाली बात है, कांग्रेस इज फेमस फॉर स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। जैसे ही एक माहौल बनने लगा, 55 सीटों के बाद जो उनकी लिस्ट निकली है, उसमें अगर आप हार्डकोर सपोर्टर से भी वहां पूछेंगे तो लिस्ट उतनी अच्छी नहीं निकली। कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया पार्टी को। देखिए, सर्वेज में आना और एक बात तो अलग है, डी डे मैनेजमेंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए संगठन जो है उसका एक रोल होता है। और कांग्रेस पार्टी ने तो भाजपा को फिर भी हराया है पिछले 9 सालों में कुछ चुनावों में, लेकिन मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने किसी क्षेत्रीय दल को हरा करके वहां सत्ता काबिज की हो। तो क्षेत्रीय दल के अगेंस्ट भी कांग्रेस पार्टी जो है उसका परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है हिस्टोरिकली, क्योंकि जी साउथ में भी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स काफी कमजोर हो गई है पार्टी, तेलंगाना और आंध्रा में खास करके। राजेश जी, अपनी हिंदी पट्टी में ये 3 चुनाव, इसमें एक होने वाला, 2 हो चुके हैं, क्या माहौल है और किस तरीके का मूड आपने सेंस किया लोगों का, और क्या 1-2 बड़े इश्यूज थे जो वर्क कर रहे थे और वो आगे 24 तक भी वर्क कर सकते हैं? धन्यवाद। देखिए, मैंने तो तीनों राज्यों में गया भी हूं और चुनाव के माहौल को समझने और पढ़ने की कोशिश की है। तो जो मुझे मोटे तौर पर लगता है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को बढ़त है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार वापस लौट रही है, उसमें इन 2 राज्यों में तो कोई शंका है नहीं। राजस्थान में चूंकि ये परंपरा है कि वहां हर 5 साल में 25 साल से मतदाता ऐसा करते हैं कि वो पार्टी बदल देते हैं, लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं कि एक तो प्रतिपक्ष के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वो वसुंधरा राजे ही एकमात्र चेहरा हैं, और वसुंधरा राजे को हमने देखा है कि बहुत चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने को नहीं मिली। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि अशोक गहलोत आए भी, दोबारा एक बार चमत्कार कर दें, और क्योंकि अशोक गहलोत की कुछ सामाजिक कार्यक्रम वहां पे ज्यादा लोकप्रिय हैं। तेलंगाना में जो आप कह रहे हैं, तेलंगाना में मुझे भी लगता है कि कांग्रेस वहां हंग असेंबली हो सकती है, बीआरएस और कांग्रेस, लेकिन पिछले बार के चुनाव से कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में तेलंगाना में आएगी। तो अब आप ये पूछ रहे हैं कि इनका अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या उसमें किस मूड से दोनों पार्टियां जाएंगी। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, एक अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी में तो सरकार या पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष अपोजिशन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। आज की तारीख में जो कांग्रेस की स्थिति है वो थोड़ी सी दुबली पतली है बीजेपी की तुलना में। यानी अगर हम कहें कि अगर तुलना करें कि 2 पहिए अगर लोकतंत्र के हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष, तो एक पहिया ट्रैक्टर का है और दूसरा पहिया साइकिल का है। तो इन चुनावों के परिणामों के बाद कांग्रेस एक बड़े रूप में उभरेगी, क्योंकि वो कम से कम एक राज्य में सरकार तो बना ही रही है, और बाकी 3 राज्यों में अगर प्रतिपक्ष में भी आती है, मान लीजिए 2 राज्यों में, तो भी उसकी जो पिछले चुनाव हैं उससे वो परसेंटेज ऑफ वोट्स और सीट्स तो बढ़ेंगी। तो इस तरह से एक अपोजिशन का वॉइस जो है वो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बढ़े हुए उत्साह के साथ वो जाएगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से अपना घर ठीक करने की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और जो तमाम केंद्रीय स्तर के मंत्री और सांसद जो उन्होंने उतारे हैं, उनके लिए बहुत आसान नहीं हो रहा है जीतना। और शिवराज सिंह चौहान के साथ जो प्रधानमंत्री जी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं दिखी। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ, वैसे ही छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह या ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ, और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जो आदिवासी नेता हैं नंद कुमार साय, वो तो छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को अब ये सोचना होगा कि 2024 का चुनाव आने से पहले उसको अपनी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप के साथ अपने रिश्ते सुधारने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हर राज्य में उनके पास जो जनाधार वाला एक नेता है उसकी उपेक्षा करके वो 2024 के चुनाव में, माफ कीजिए, नहीं जा सकते। तीसरी बात एक और उठी थी अभी आप जब बात कर रहे थे
कि विधानसभा चुनाव देखिए स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, तो इनके नतीजों से हम 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। हाँ, ये बात ठीक है कि पार्टी का एक वोट बैंक बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि विधानसभा के चुनाव स्थानीय चेहरे होते हैं, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं और 10,000, 4,000, 5,000 वोट पर जीत हार हो जाती है, सैकड़ों में भी जीत हार हो जाती है। तो वो जो जीत हार होती है वो एकदम लोकल मामलों में होती है। लेकिन राजेश जी, तो उसके आधार पर हम राजेश जी, 2024 का जी राज्यों के चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जनगणना, फ्री की स्कीम्स, पुरानी पेंशन, यही केंद्र वाले में भी चलती हैं, इसमें अलग थोड़ी कोई इश्यूज हो जाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इन राज्यों में चल क्या रहा था, मतलब क्या इश्यूज वर्क कर रहे थे जो लोगों के दिमाग में बैठे हुए थे? देखिए, हर राज्य का अलग अलग मुद्दा है। मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ चल रहा था वो नकारात्मक, लोग बदलना चाहते हैं। आप कहीं भी रीवा चले जाएं, जबलपुर चले जाएं, ग्वालियर चले जाएं, इंदौर चले जाएं, झाबुआ चले जाएं, बस बदलना है, बस केवल ये बदलाव की बयार है। तो यहाँ तो ये छत्तीसगढ़ में पिछले बार कांग्रेस को इतनी शानदार मेजोरिटी मिली थी, तो वहां का जो छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि वहां चल क्या रहा है, वहां देखिए कांग्रेस के भीतर उन्होंने एक जो उप मुख्यमंत्री बनाया टीके सिंहदेव को, तो उससे काफी हद तक कांग्रेस में असंतोष दूर हुआ। दूसरी तरफ जो लोकल लीडरशिप है वो थोड़ा हाशिए पर आई है। तो जो मुद्दे स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उठाने का कोई अवसर ही नहीं मिला। पूरे छत्तीसगढ़ के कैंपेन में आप देखिए कि बहुत ही बिखरा बिखरा सा कैंपेन है। राजस्थान का जो स्थानीय मुद्दे की आप बात करते हैं तो उसमें अशोक गहलोत की कुछ योजनाएं बड़ी अच्छी हैं जो मैदान में हैं, और दूसरी तरफ यह है कि जो स्थानीय विधायकों और प्रत्याशियों का, क्योंकि काफी सारे विधायक जिनका लोग ये सोच रहे थे कि उनके नाम कटेंगे, तो वो उनका दोबारा रिपीट किया जाना अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जी नहीं, तो अशोक गहलोत ने अगर बहुत अच्छी स्कीम चलाई तो इधर मामा जी ने भी बहुत अच्छी चलाई, लाडली बहना बड़ी पॉपुलर स्कीम, हम लोग सुनते हैं, मुंबई में बैठ के सुनाई पड़ता है, तो फिर पैरामीटर तो सर सेम होगा ना फिर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाडली बहना का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है। लाडली बहन, मध्य प्रदेश में 2,72,00,000 महिलाएं हैं, हाँ। और 2,72,00,000 महिलाओं में से 1,32,00,000 महिलाओं को लाडली बहना की योजना का लाभ मिलता है। तो अब साइकोलॉजी ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि 1,32,00,000 महिलाएं पा रही हैं, तो करीब करीब 1,40,00,000 महिलाएं नहीं पा रही हैं। तो जो नहीं पा रही हैं, जो मैदान में जो हो रहा है, वो आप देखिए कि वो उससे वो नकारात्मक वोट एक और बढ़ गया है शिवराज सिंह चौहान के लिए, कि 1,32,00,000 वोट जो 55 जिलों में जो 230 विधानसभाओं में बटा हुआ है, लेकिन एक वोट नेगेटिव वाला जो है वो कॉमन है जी, वो रीवा में भी कॉमन है, जबलपुर में भी कॉमन है, इंदौर में भी कॉमन है, तो आप जी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। जी जी हाँ, बत्रा जी आप बहुत क्विक कमेंट करिए, आप बीच में इशारा कर रहे थे, फिर मैं सतीश जी और तिवारी जी के पास जाऊंगा। बोलिए। आपका बिजनेस चैनल है, मैं उसमें समझा देता हूँ। हाँ। 2 अलग अलग इंडेक्स है, स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन। कंपनियां सेम है लेकिन वेटेज अलग अलग है। हाँ। तो इसलिए आप कह रहे हो कि मुद्दे अंतर हो जाएगा। भाई साहब, निफ्टी और सेंसेक्स ना टैंडम में चलते हैं, ऐसा नहीं निफ्टी चलते जा रहा है, सेंसेक्स वहीं पे खड़ा है। नहीं, लेकिन ऐसा भी ऐसा हो सकता है ना कि मिड कैप और स्मॉल कैप उल्टे चले जाए। नहीं, एक बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए इम्बैलेंस क्रिएट होता है, लेकिन वैल्यूएशन ऐसा नहीं होता कि एक 70 पे चले, एक 30 पे चले। लिटरली मत लीजिए उस बात को। कि मुद्दे आपको दिखने में सेम लगेंगे, लेकिन जो वोटर के माइंड में कुछ परसेंटेज से बदल जाते हैं, प्लस कुछ इश्यूज प्लस माइनस हो जाते हैं। जैसे कि राजेश जी ने कहा, अब एमपी में जो एंटी इनकम्बेंसी 18 साल की, वो नेशनल इलेक्शन में गायब हो जाएगी। अब जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, बॉर्डर का जो इशू है, वो अभी नहीं है, वो मुद्दा बन जाएगा। तो कुछ मुद्दे रहेंगे, उनकी वेटेज बदलेगी, कुछ मुद्दे हटेंगे और कुछ मुद्दे जुड़ेंगे। ऑफ कोर्स कुछ मुद्दे सेम ही रहेंगे, लेकिन वेटेज बदलेगी। आपके सवाल का छोटा सा आंसर ये। ओके, परफेक्ट। सतीश जी, जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भी जो बहुत अच्छे से व्याख्या की राजेश जी ने, और बत्रा जी भी उसमें ऐड कर रहे हैं, जो योजनाएं होती हैं, जैसे बहुत अच्छा राजेश जी ने कहा कि 1,32,00,000 लोग नाराज भी, उनको नहीं मिल रहा है। तो अगर राजस्थान की चिरंजीवी योजना को हम लें,
तो मैं बीमार पड़ूंगा तभी तो फायदा होगा, अदरवाइज मेरे को क्या मतलब उस योजना से। ऐसा देखिए टच एंड फील का एक बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन मेरे को उससे लाभ इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीमार, और खुदा करे कोई ना बीमार पड़े, क्या जरूरत बीमार पड़ने की उस लाभ लेने के लिए। जी सतीश जी। देखिए मेरे हिसाब से तो ये है कि जो गुणात्मक परिवर्तन भारत की राजनीति में अभी के पिछले कुछ सालों में आया है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में एक धारणा बनी है कि ये अब लड़ने लगी है, ये चुनाव भी लड़ सकती है और ये सरकार से डिलीवरी भी दे सकती है, और फ्रीबी वाला जो चीज है वो आप पार्टी बीजेपी से ले चुकी है। तो मतलब कांग्रेस में एक कॉन्फिडेंस हुआ है। पिछली कांग्रेस की सरकारें जिस तरह से लुटी पिटी गिरी और उनको हटाया गया, तो ऐसा नहीं था कि सब करप्ट ही थे, लेकिन करप्शन का जब मिस गवर्नेंस से वो दोनों मिल जाते थे तो इसका जो है, और संगठन जो है 5 स्टारी जो इनका था कांग्रेस का, ये तीनों का कॉम्बो चलता था, जिससे कांग्रेस वाले अपनी सरकार बचाने में बड़ी मुश्किल से, एक ही तो हमको दिखाई पड़ता है वो गोगोई साहब की और ये शीला दीक्षित की। शीला दीक्षित ने कम काम किया था क्या, लेकिन ये है कि एक रिवाइवल हुई है कांग्रेस में कि ये लोग भी संगठित हो रहे हैं, ये भी यात्रा निकाल सकते हैं, ये भी डिलीवरी दे सकते हैं। मुझे पता नहीं कि जमीन पर गहलोत साहब ने कितनी डिलीवरी दी है, लेकिन क्या है कि जब एक आप माहौल बना के एक सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हो और इसमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये नहीं मानता कि वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नहीं तो यहाँ तो 21 सीट भी इनको आया है, तो ये एक फर्क पड़ा है। तो मिले या ना मिले, अभी तो ट्रांजैक्शनल हो गई पॉलिटिक्स कि आप ये दे रहे हो कि नहीं, तो ये 12,000 दे रहा है तो 14,000 दे रहा है कि नहीं, तो अच्छा जी तो अब ये 16,000 कोई आके दे रहा है। तो ये जो एक चीज कंपटीशन, फ्रीबी की कंपटीशन है, उसमें भी हमको लगता है कांग्रेसियों ने स्ट्रीट स्मार्ट खेलने का प्रयास किया है। तो भले उनको मिला हो ना मिला हो, और मान लीजिए कि वहां बहुत ज्यादा करप्शन होगा, जो उनकी डिलीवरेबल्स हैं और वो जमीन पे नहीं उतर के बस बाएं दाएं पहुंच गए हो पैसे और उसमें पूरा भ्रष्टाचार हो गया हो, तब मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक माहौल में जरूर है कि भाई छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ काम किया है, और राजस्थान में गहलोत की सरकार तमाम अवरोधों के बावजूद भी एक माहौल बनाया है कि जी हाँ उन्होंने काम किया और वो काम कर सकते हैं, चाहे वो चिरंजीवी हो चाहे बहुत सारी चीजें हो। तो ये मैं देखता हूँ जी। अरे जी। बड़ा मजेदार बात ये थी कि इसमें जो ऑफर्स की बार्गेनिंग है ना, वो बिल्कुल करोल बाग टाइप की है। आप 450 दोगे, मैं 475 दूंगा, आप 500 में 550, मतलब क्या मजेदार है। आप केजी से पीजी करोगे तो मैं स्कूटी भी लगा दूंगा साथ में। गजब ऑफर चल रही है, तो मतलब दिलचस्प। इस पर तो अलग से पूरा नीरज जी, मुझे पता नहीं कि ये जो बाकी पार्टी INDIA वाले मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लड़ने गई है, उन लोगों ने कौन सी फ्रीबी अनाउंस की है कि वो कंपटीशन में बीजेपी के है कि वो कंपटीशन में कांग्रेस के है। जी जी। राजेश जी कुछ कह रहे हैं आप, छोटे से रखिए। मैं ये कह रहा था कि जो आपने कहा तो मुझे याद आया कि देखिए क्या होता है कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सही है कि वो मुकाबला है। अब लाडली बहना की जो बात कर रहे हैं कि तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लगातार कैंपेन में ये बात कही कि अब हम इस पैसे को 3,000 रुपया कर देंगे। और जब 5 दिन पहले 6 दिन पहले पार्टी का घोषणा पत्र आया, संकल्प पत्र आया, उसमें से ये चीज गायब थी। तो अब कांग्रेस ने उस मुद्दे को पकड़ लिया कि भाई ये जो आपके संकल्प पत्र में नहीं है तो उस पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से मोदी जी आए और वो 5 साल तक निःशुल्क राशन की बात कह के गए, लेकिन संकल्प पत्र में से इस तरह की चीज कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये भी हो रहा है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग, ये मेरा फायदा ये तेरा फायदा, और वो लेकिन संकल्प पत्र में कहीं दिख नहीं रहा है। तो आजकल तो राजेश जी, आजकल तो खैर अब मॉल वॉल में फिक्स प्राइस की दुकानें हो गई। अदरवाइज हम लोग जाते थे MRP लिखा रहता था 700, बोली शुरू करता था 500 से, फिर 450, 375, किसी तरीके से बार्गेन करके माल मिल जाता। तो भी संकल्प पत्र छोड़ो आप, किसका कितना बढ़िया ऑफर जवान से बोलेंगे वो होगा। अनुराग जी, अमिताभ जी, एक मेरे मन में ऐसे सवाल आ रहा है, उसका जवाब चाहिए मुझे। कांग्रेस के लिए एक दुविधा है इंडी अलायंस के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूँ मैं इसको। मान लीजिए वो जीत गया बढ़िया से हिंदी पट्टी में, तो वो डेफिनेटली रिवाइवल है, तो हमारा अपर हैंड है। आप मेरे को ज़्यादा सीट दीजिए, अखिलेश जी देख रहे हैं आप यूपी में क्या गदर मची हुई है।
लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इनकी पार्टी के लोग उधर जा रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है और नीचे लेवल पे बहुत गाली गलौज जैसी स्थिति है। और अगर हार गए तो भी यही उलाहना कि भाई साहब ये लोग गए थे हरवाने के लिए हमको, ये भी लड़ रहे थे सब वहाँ पे। तो दोनों परिस्थितियों में एक दिक्कत होने वाली है क्या इंडिया अलायंस की 3 दिसंबर के बाद? नहीं, देखिए, अगर आप कंसेप्चुअली भी देखेंगे तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कॉन्टेस्ट लगभग 200 सीटों पे है, 190 सीटों पे 2019 में। इन सीटों पर इंडिया अलायंस के जो अलाइज हैं, घटक दल हैं, उनका कोई खास प्रेजेंस नहीं, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जबकि 185 सीटें हैं जहां बीजेपी और क्षेत्रीय दलों की लड़ाई। वहां पर इन 185 सीटों में से 88 सीटों पर कांग्रेस थर्ड थी। यानी चाहे वो यूपी हो, बंगाल हो, कोई भी राज्य हो, इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है 4%, 5%, जो भी वोट शेयर है। और वो इन पार्टीज को जो है वो ट्रांसफर कर सकती है अगर अलायंस होता है। लेकिन जिसको मैं कहता हूं रेसिप्रोसिटी, जो कांग्रेस वोट ट्रांसफर करती है घटक दलों को बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज के कॉन्टेस्ट में, वो फायदा कांग्रेस पार्टी को इन घटक दलों से वोट ट्रांसफर में नहीं मिलता, क्योंकि इन 190 सीटों में कांग्रेस पार्टी को अकेले ही लड़ना है, अपने दम पर ही लड़ना है लार्जली। और जो बाकी क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल सीटें हैं लगभग 100 और कांग्रेस वर्सेस क्षेत्रीय दल 70, उनमें तो ऑलरेडी किसी न किसी तरह का अलायंस है। बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, इन तीनों राज्यों में ऑलरेडी अलायंस है। और ये टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उनमें से 3 स्टेट में यूपीए तो ऑलरेडी है किसी न किसी फॉर्म में। अब उसमें इंडिया में कोई ऐसा एडिशन नहीं हो रहा है। तो ये भी समझने वाली बात है कि नैरेटिव के हिसाब से जरूर कि भाई ये सारे दल जो हैं विपक्ष के इकट्ठा हो रहे हैं और भाजपा को हराने के लिए एक संकल्प ले रहे हैं या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। लेकिन धरातल पर कोई जरूरी नहीं है कि इस अलायंस का वो 185 सीटें अगर आप छोड़ दें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में कांग्रेस को ही भाजपा को हराना पड़ेगा 2024 में वापस आने के लिए, और वो भी अपने बल पर। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जी एक इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हम छोड़ दें जहां पे 1-on-1 है, यूपी की 80 सीट, बंगाल की 40-42 सीट, राजस्थान पंजाब की 13 और दिल्ली की 7, 135-40 सीट बैठती हैं करीब। यहाँ तो आपको झंझट करना ही पड़ेगा। हाँ, बट यहाँ पे और यही तो तय करेगी असली खेल। क्षेत्रीय दल प्रोमिनेंस में है, कांग्रेस पार्टी इज द जूनियर पार्टनर। नहीं तो कांग्रेस वही तो उलाहना देगी। झगड़ा तो इसी बात का होगा कि अगर हम जीत के आए तो फिर आप मुझे ज्यादा सीट दीजिए। हाँ, तो जब जीत के आएंगे तो इसमें वही है, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। और बार्गेनिंग पावर इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इन पार्टीज का, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, उसको 2019 में 99% वोट अपने गृह राज्य से मिला था, जो है वेस्ट बंगाल। समाजवादी पार्टी को 99% वोट यूपी से मिलता है। तो कांग्रेस को इस अलायंस से बाकी राज्यों में फायदा नहीं होता है, जैसे इन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस जब वोट ट्रांसफर करती हो तो होता है। तो ये भी एक बात है जो इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस पार्टी अगर अपना एक अग्रेसिव स्टैंड लेती है या एक पोस्चर चेंज करती है तो इसका भी कहीं ना कहीं इन सारी बातों में आकलन हमें करना होगा। और आपने जो एक स्कीम्स की बात करी थी, उसमें एक लाइन जोड़ता हूँ सिर्फ। स्कीम्स, हम लोग बहुत इतनी बात करते हैं स्कीम्स के बारे में। आप किसी भी राज्य में चले जाएं और कोई भी स्कीम उठा लें और उसके बारे में पूछें लोगों से कि ये सेंट्रल की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में, काफी कंफ्यूजन रहता है। yes. उसके बेसिस पर ही जो वोट पड़ते हैं उसके हिसाब से पड़ते हैं। और आपने कैश स्कीम के बारे में बात करी ली, जो हमने पहले भी बात करी एक बार, कि अशोक गहलोत जी की कोई भी स्कीम कैश बेनिफिट या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है। तो उसका जो बात अमिताभ जी ना, ये बात मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम लोग मतलब इंक्लूडिंग मी मिस करते हैं कि अब ज़माना वो चला गया। अब मुझे प्रॉमिस नहीं, मेरे अकाउंट में कितना है ये बताओ। क्योंकि मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, ग्राउंड पे तो गए नहीं बिजनेस चैनल होने की वजह से,
लेकिन बहुत सारे चैनल लोग जाते हैं वहाँ पे, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में वॉक्स पॉप कहते हैं, वो लोगों से बात करते हैं वहाँ पे। उनकी ओपिनियन जब हम लोग सुनते हैं तो वो एक ही सवाल पूछते हैं कि हमको घर नहीं मिला, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, लाडली वाली में तो हम शामिल नहीं है, या हमको मिला। वो केवल टच एंड फील की बात कर रहे हैं, क्या उनके हाथ में आया, आपने प्रॉमिस क्या किया, ये मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूटी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भैया हमको तो मिला ही नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बहुत लोग मिस कर रहे हैं। और ये भी बात सही कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैसा जो मेरे अकाउंट में आया वो किसने दिया, शिवराज जी ने दिया, गहलोत जी ने दिया, या मोदी जी ने दिया है। पैसा मेरे अकाउंट में है, सरकार ने दिया है, ये कन्फ्यूजन रहता है। मतलब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से चुनाव अड्डा में। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राज्यों के चुनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं, मूड माहौल क्या है, और इसका 24 तक जाते थे क्या असर बनेगा। बता जी, आप इशारा कहते आप ही शुरू करता हूँ, लेकिन सवाल जोड़ देता हूँ। यही सवाल मेरा सबसे है, राम मंदिर, जाति जनगणना, चेहरा और लाभार्थी, क्या क्या चलेगा 24 में? आपसे शुरू करें राजेश जी। जी बताइए। धन्यवाद। देखिए, बात यूं है कि आपने अभी जो 3 बातें बताई, लाभार्थी, राम मंदिर और जो तीसरी जो बात आपने कही, मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इन मुद्दों का इलाकाई या प्रादेशिक महत्व है। एक आप अखिल भारतीय स्तर पर आप किसी एक मुद्दे को नहीं देख सकते। मसलन राम मंदिर का मसला है तो यूपी के लिए निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं असर डालेगा, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में असर नहीं डालेगा, वो हिमाचल में असर नहीं डालेगा, वो साउथ में, दक्षिण भारत में असर नहीं डालेगा। तो ये एक बात तो ये है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कि जो संकेत मिल रहा है, और वो जो अभी जहां हमने बात छोड़ी थी, संभवतः अगर आपकी अनुमति हो तो वो बात मैं आगे बढ़ा दूं कि कांग्रेस देखिए 13 करोड़ वोटों के ढेर पर बैठी है। भले ही वो कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे दुर्बल, निर्बल, दीनहीन आकार में है, लेकिन अभी भी उसके पास 13 करोड़ वोट हैं। तो इंडिया के जो सहयोगी दल हैं, अगर आप देखते हैं तो उनके पास, किसी के पास भी 40-50 लाख से 1.5-2 करोड़ से ज्यादा के वोट नहीं है। अधिकतम कोई शायद किसी दल के पास 2 करोड़ हो तो हो। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इलाकाई असर वहां पे भी रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के दल, मान लीजिए समाजवादी पार्टी इंडिया में शामिल है, तो वो कांग्रेस के साथ तो है, लेकिन कांग्रेस से भयभीत भी है। बीएसपी कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन भय उसका भी कांग्रेस से वही है, क्योंकि ये 90 के दशक में दोनों ने ही एक जातीय आधार पर जो अपना अपना वोट बैंक स्थापित किया था, वो तो वही था जो कांग्रेस का खिसका था, तभी तो कांग्रेस दुर्बल हुई। तो अब वो ये सोचते हैं कि अगर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा वोट बैंक वापस कांग्रेस को स्थायी रूप से ना चला जाए। एक डर है उनके मन में। राजेश जी, मैं यही तो कह रहा था कि जीत या हार दोनों परिस्थितियों में लड़ाई होगी। लड़ाई तो होगी, तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि देखिए इंडिया में, इंडिया का जो आप आज ठीक है दिख रहा है, विधानसभा में तो चला नहीं, विधानसभा के लिए नहीं था। शरद पवार को स्पष्ट करना पड़ा कि हमारा ये इंडिया का जो गठबंधन है वो विधानसभा के लिए नहीं है। लेकिन लोकसभा जब आएगा तो आप ये पाएंगे कि आप देखिए तृणमूल कांग्रेस कैसे महारा बंगाल के अपने हित छोड़ देगी, जबकि इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, तो दोनों शामिल है। एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कैसे महाराष्ट्र के अपने हित छोड़ेगी, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे अपने हित छोड़ेगी? नहीं छोड़ सकती। तो एक जमाने में जो होता यह था कि एक जो दोस्ताना मैच हम लोग देखते आए हैं, फ्रेंडली मैच, उस फ्रेंडली मैच का एक व्यावहारिक रूप इस शक्ल में हमारे सामने आएगा अगले लोकसभा चुनाव में, कि जहां पर अधिक दल होने से और वोट के बंटने से बीजेपी को नुकसान हो, वहां वो कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे। एक तो ये, ताकि जीतने की संभावना भारतीय जनता पार्टी की कम की जा सके, और जीतने के बाद तो फिर ये होगा कि भाई राजेश जी, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? समाजवादी पार्टी को क्या लाभ है कांग्रेस को जितवा के? सवाल तो यही पे खड़ा होता है ना फिर।
एक वही तो लाइन मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के दोनों बातें हैं। नहीं तो यूपी में समाजवादी क्यों एक पार्टी- आदमी खड़ा होगा भाई? हमको क्या फायदा कांग्रेस जितवा के? नहीं, वो आप मेरा अर्थ नहीं समझे। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर उसको लगेगा भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का मान लीजिए योगी की जो एंटी इनकम्बेंसी है, व्यवस्था विरोधी वोट है और वो बटेगा, जो बीजेपी से छिटक के कहीं जा सकता है, हाँ। उसको बांटा जाए। जैसे एक जमाने में कांग्रेस किया करती थी, लंबे समय तक कांग्रेस ने किया कि उसके सामने जितने छोटे छोटे दल होंगे तो उसका फायदा उसको मिलेगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस या जो समाजवादी पार्टी है वो अपने राजनीतिक हित इस नजरिए से देख सकते हैं, इस चश्मे से देख सकते हैं। सर यूपी में खैर वहां कोई बचा नहीं जो अलग रहे, वो चाहे वो एक मोहल्ले की पार्टी हो ना, उसने भी किसी का मांग में सिंदूर भर लिया है कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। वो कोई बचा नहीं वहां पे, वो मोहल्ले की पार्टी, पंचायत की पार्टी सब चिपक लिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनको पता अकेले उनका हैसियत नहीं कि ग्राम प्रधान ही जीत पाए। हाँ तिवारी जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। राजेश जी ने कहा कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट, 13 करोड़ कह रहे, 12 करोड़ मिले 2019 में। हाँ। क्या आपको पता है 1984 में कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिले थे? 12 करोड़। 12 करोड़ 40 साल में कांग्रेस पार्टी का वोट वही है। उस समय वोट पड़े थे 31 करोड़ और 2019 में वोट पड़े 62 करोड़। डबल वोट पड़े और कांग्रेस पार्टी का वोट वहीं के वहीं है जी। अच्छा, विधानसभाओं में भी यही आंकड़ा है, आपको मैं बताऊं। एक मिनट सर, समय कम होगा, बत्रा जी को जोड़ लूँ, फिर सतीश जी से संपादकीय कराऊंगा। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास 12 करोड़ है और आप पूरे देश में वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और चुनाव नहीं जीत पाए तो कोई फायदा नहीं उसका। ये एक बड़ा, ये चुनावी राजनीति और ये लोकतंत्र में ना, ये बहुत डिफिकल्ट खेल बन गया। बत्रा जी बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है। मेरा पॉइंट पहले की बात पे था, बट अब वो पुरानी होगी, तो मैं इस बात पे आपने जो 4 राज्यों के नाम लिए, बंगाल, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हाँ। क्योंकि अमिताभ भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के पास विपक्षी दलों को वोट है देने को। विपक्षी दल के पास भी कुछ है कांग्रेस को देने को, मैं ये मानता हूं, लेकिन वो इनटेंजिबल है, वो है क्रेडिबिलिटी। कांग्रेस की एक क्रेडिबिलिटी एज अ नेशनल ऑल्टरनेटिव जो कम हो गई है पिछले कुछ सालों में। अगर छोटी छोटी पार्टीज अलग अलग रीजन्स की आके कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती हैं, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर कर सकती हैं, जिससे एक मोमेंटम बन सकता है कि ये एक चीज सीरियस है। एज ऑफ टुडे यही मैं कह रहा था कि इंडिया अलायंस अभी कहीं ना कहीं एक सस्पेंडेड एनिमेशन में है। अखिलेश यादव जी जब राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में कुछ कहते हैं, तो एक धारणा बनती है पूरी हिंदी पट्टी में, किसी भी राज्य में बात कर ले, कि ये इंडिया अलायंस क्या चीज है, ये तो मतलब आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसका उल्टा सोचिए, अगर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ एक मंच पे खड़े होकर सेम बात बोले, तो उसकी रेजोनेंस बढ़ती है, कांग्रेस की बात को बल मिलता है। तो वोटर के दिमाग में आता है कि यार कांग्रेस चाहे 100 सीटों की पार्टी हो, लेकिन फला फला 20 सीटों की पार्टी है, फला फला 30 सीटों की पार्टी है, तो कुछ मामला बन सकता है। तो ये जो कुछ मामला बन सकता है वाला एंगल है। बत्रा जी उप प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, डीएमसी, बीआरएस, टीआरएस, ये सब कांग्रेस को हरा के आगे बढ़े, उन्हीं के वोट को काट के आगे बढ़े। एग्रीड? कोई डिस्प्यूट नहीं इसमें? समाजवादी, हाँ ठीक है। अरे सर, इसमें कोई नाम मैंने ऐसा लिया, मुझे पता है कि आप बीच में आप क्वेश्चन करो, इसलिए मैं पहले सेफ गार्ड कर लेता हूँ। अब सुनिए, आप समाजवाद, मतलब खुल के सवाल रख देता हूँ, आप लोग पॉलिश वे में बात कर रहे हो। 15 मतलब 12 से लेकर के 19% का जो मुस्लिम वोट है हर राज्य में, इन जगहों पे, उस पर सेंधमारी समाजवादी पार्टी क्यों करने देगी कांग्रेस? क्योंकि उसका अस्तित्व उसी पे है। बाकी वोट तो बीजेपी ने बांट लिया, ओबीसी वाला बचा नहीं उनके पास कुछ। ये जो एन ब्लॉक वोट है, कांग्रेस की भी नज़र उसी में है, कर्नाटक में आप देख चुके हैं। तो वो मैं क्यों शेयर करूंगा? मैं अपने अस्तित्व पे क्वेश्चन खड़ा कर लूँ क्या? एक बार जीत गए भाई साहब, फिर कौन आएगा पूछने मुझे? पर नीरज जी, ये इसका एक मैथमेटिक्स है ना, सिंपल। आपको कुछ सीटों में आपको शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी आप हारने वाले थे, फॉर एग्जाम्पल। तो लो, रायवली अमेठी ले लो आप। अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 65 सीटें अखिलेश जी लड़ते हैं, मान लीजिए 5 सीटें वो कांग्रेस को दे भी देते हैं और 5 टफ सीटें हैं, शहरी सीटें हैं मान लीजिए, तो वहां का मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस को चला भी जाए तो उसमें अखिलेश यादव जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए,
आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो मेरी पे ग्रेड से बहुत ऊपर है। यही तो नहीं नहीं decision नहीं, है। पे ग्रेड से ऊपर नहीं है, आप नहीं, बचना यही चाह रहे हैं, तो- आप उस पर बोल नहीं रहे मैं हैं। बच नहीं रहा, मैं आपको यही कह रहा हूँ, एक सक्सेसफुल अलायंस हाँ। और एक फेल्ड अलायंस के बीच में यही फर्क है। सक्सेसफुल अलायंस इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेगा, कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा ये वाले सवालों के जवाब। ढूंढ और लेगा कि मैं एक इसलिए बार कह रहा बताता हूँ। अभी राजेश जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। देखिए बंगाल में ना, अगर कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी बहुत खुश होगी उससे। एक्चुअली बंगाल का मॉडल अलग होगा। बंगाल का मॉडल होगा कि तृणमूल अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी और बीजेपी अलग लड़ेगी। उसका इंसेंटिव है, क्योंकि वहां पे जो एंटी टीएमसी वोट है, अगर सब इकट्ठे हो जाओगे तो वो सारा बीजेपी को चला जाएगा। अब आप दिल्ली पंजाब की बात करो, पंजाब में मुझे लगता नहीं कोई अलायंस होगा, क्योंकि वहां पे ये कहना गलत होगा कि तो कोई एक नहीं पार्टी नहीं, यही तो मैं दिक्कत कह रहा हूँ सर। ये देखिए, तो यही नीरज जी, तो मैं भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी सुनो ना बत्रा जी, आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पोचिंग शुरू कर दी है। रवि प्रकाश वर्मा जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, बेटी सहित कांग्रेस में आ गए। अब कॉर्पोरेट में भी नॉन कम्पीट चलता है भाई कि 6 महीने तक करना मत, इधर तो उसी घर में सेंधमारी चल रही है। समाजवादी पार्टी में रोज वहाँ जूतम बाजार चल रही शाम को। हम लोग अभी इसमें फंसे हुए हैं चुनाव में, इसलिए उस पर शो नहीं हो पा रहा है। दरअसल यूपी में बहुत खराब स्थिति है, कांग्रेस और सपा की लड़ाई चल रही है। नहीं तो मैं आपको वही सतीश कह जी, रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी अच्छा, झगड़ा चलिए। काफी हुआ। हाँ मध्य प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने काफी बातें वही ना, सुनाई। उनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और ये एक्चुअली अभी ये खबरें कांग्रेस- दबी हुई हैं, जैसे ही चुनाव होगा कांग्रेस- एग्जिट पोल के बाद ये सब खुल के आएंगी फिर सामने। कांग्रेस 5 हारने वाली सीटें क्यों लेगी, और अब 65 सीटों पे क्यों मुस्लिम वोट सपोर्ट करेगी, ट्रांसफर करेगी समाजवादी पार्टी को? ये भी सवाल उठेगा ना। ये बहुत हारने वाली गंभीर सीट सवाल। तो ले- सतीश जी, क्या भाई मेरा मूल सवाल मिस हो जाएगा फिर? जाति जनगणना राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। सब राजेश जी भले देखिए- करें, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी के बाद राष्ट्रीय फलक पे दिखेगा आपको। देखिए, चेहरा मैं राष्ट्रीय फलक पे 2019 दिखेगा और के- बेनिफिशियरी राष्ट्रीय फलक के इशू, ये चारों राष्ट्रीय देखिए, इशू हैं। 2019 के इलेक्शन से पहले मैं एक बात कहा करता था, शायद आपके साथ भी बोला था, कि 72,000 की घोषणा हुई थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उसको पहुंचाने वाले 72 लोग नहीं थे, और 4,000 दे करके मोदी जी ने वहां भी मैदान मार लिया। जो समस्या है INDIA का, मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा जुमलेबाजी कर रहा हूं, वो लकवाग्रस्त है, ब्रेन हैमरेज का शिकार हो चुकी है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। ये ऑल वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस ऑल है। तो ऐसे तो बीजेपी वाले खुशी होंगे ना, उनको तो फायदा होगा। अगर देश में एक आक्रोश आंदोलन जैसा उस समय हुआ 2011, 12, 13 में, वैसी स्थिति तो है नहीं। हम चाहते भी हैं, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा कि मैं चाहता भी हूँ वोट देना नीरज जी, लेकिन हम आपको कैसे दें, क्यों दें भाई? सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो युग पुरुष, विश्व गुरु, विश्व पुरुष, पार्टी से ऊपर, कभी कभी तो लगता है देश से ऊपर हो, तो वहां पर तो वो तय है। लेकिन हम बहुत आक्रोशित हैं, हम बहुत आंदोलित हैं, हमारे साथ पूरा दुर्व्यवहार हुआ है, मेरी कुछ भी नहीं सुनी गई है। तो हम एक तो चेहरा खोजेंगे ना, एक गठबंधन तो खोजेंगे ना, या क्या गठबंधन की गांठ ही देखेंगे? तो सवाल कास्ट सेंसस और राम मंदिर का नहीं है। राम मंदिर वाले एकदम पूरा एक मुश्त एक जगह है, क्योंकि हर चीज की कमी को भी उसी से ढक देंगे, उसी में सब कुछ है, वो सेट है, सुपर सेट है, उसी में सब सेट है। और दूसरी तरफ क्या है कि भाई आप समस्या देख लीजिए जो मैंने गिना है, तो ये समस्या हमको लगता है एक माहौल बनाना होता है। जी सर। दे या न दे, लेकिन आपको जनता में एक विश्वास तो जगना चाहिए। मैं तो 3 राज्यों का दौरा कर रहा हूँ, 2 राज्य हो गए हैं, दूसरे राज्य में खड़ा हूँ, तो मैं तीनों कर लीजिए सर, फिर हम लोग एक बढ़िया चर्चा करते हैं तीनों राज्यों पे सतीश जी की नज़र से। अच्छा, मेरे पास अभी 1 मिनट है, 30 सेकंड राजेश जी और तिवारी जी के लिए। तिवारी जी पहले आप, 30 सेकंड आपके लिए, बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑपोजिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वोटर के लिए, जब वो बीजेपी से स्विंग होना चाह रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ। और कोई भी चुनाव कांग्रेस पार्टी बिना बीजेपी के वोट में सेंध मारे नहीं जीत सकती है। इसलिए वो 190 सीटें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां पे 1 to 1 कॉन्टेस्ट है। राजेश जी। ये देखिए, मेरा कहना यह है कि जो
भारत का आप सारे चुनाव देख लीजिए, किसी को दोबारा लाने के लिए वो वोट नहीं करता है। कम ऐसा हुआ है अनुभव 2019 को छोड़ दें तो, लेकिन वो हटाने के लिए वोट जरूर करता है। तो जो मानसिकता होगी उस समय केवल ये नहीं होगी कि कांग्रेस ने इतना अच्छा किया है या भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा किया है। उस समय क्योंकि 10 साल हो चुके होंगे और नकारात्मक वोट बहुत बड़े, उसका आकार बहुत बड़ा होगा और तमाम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन मुद्दों का आज तक भी कोई उत्तर बीजेपी के पास नहीं है और 6 महीने में कोई जादू की छड़ी उनके पास नहीं है कि जो दूर कर देंगे। जी, अरे ये बड़ा मजेदार चुनावी विश्लेषण जब करो, जैसे दिल्ली में देखिए बार बार केजरीवाल जी को लाने के लिए वोट पड़ता है, मध्य प्रदेश में मामा जी को लाने के लिए बार बार वोट पड़ा, बंगाल में ममता दीदी को लाने के लिए वोट पड़ा, बीआरएस को तेलंगाना में 2 बार वोट पड़ चुका, लाने के लिए भी हो सकता है तीसरी बार ही पड़े। और मजे की बात यह कि ना 18 का फार्मूला चलता है ना 13 का चलता है, बड़ा कठिन है ये सब समझना। अब हम लोग देखते नज़र बनाए हुए हैं, चुनाव के परिणाम आ जाए, इसके बाद असली पॉलिटिक्स तो तब शुरू होगी जब इसके परिणाम आ जाएंगे 5 राज्यों के, क्योंकि उसके बाद फिर इंडी अलायंस वगैरह वाला मामला गरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए।